ओके, यही है ना आपकी? यस टीचर। ओके, इसमें हम देख लेते हैं कि अगर आपकी कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं तो। ओके, ये आपने क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट किए थे। यस अच्छा, टीचर। यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है ना, व्हाट इज लिवर, ठीक है, इसमें आप कोशिश करो पहले इसकी भी हेडिंग डाल दो। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल दो और उसको फिर डिफाइन कर दो जो भी आपको बताना है। ओके, जिस तरह आपने यस मैकेनिकल टीचर। एडवांटेज थी, और ये शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज नहीं होते। ठीक है, आप एमए नहीं लिख सकते, आपको पूरी इसकी एग्जाम स्पेलिंग लिखनी है। गॉट इट? यस टीचर। बाकी आपकी राइटिंग वगैरह भी अच्छी है तो उसका भी काफी ज्यादा बेनिफिट आ जाता है। ठीक है, बाकी सही है। इसके बाद था व्हाट काइंड्स ऑफ लिवर्स पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपका सही है। ओके, लेकिन बच्चे मुझे एक बात बताओ, आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा पेन यूज करना अलाउ होता है पेपर में? मेरे ख्याल से तो नहीं होता, तो उस चीज का नो ध्यान मैम। रखिएगा। ओके, तो कलर यूज नहीं करना और वाइटो वगैरह नहीं यूज करना होता, रादर देन आपको पेंसिल से कट करके आगे लिखना होता है। ओके, यस टीचर। इसके बाद आपसे इंक्लाइन प्लेन के बारे में पूछा था और ये हेल्प कैसे करता है, इसी तरह यहाँ पे पहले इंक्लाइन प्लेन की भी हेडिंग डाल दो। ठीक है, यस और टीचर। इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज अगर नहीं भी गिवन ना, तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है कि इंक्लाइन प्लेन क्या है, तो उसमें उसका मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला यस। वगैरह प्रॉपर, बेशक हेडिंग ना डालो, नेक्स्ट लाइन से ब्लैक पेन से लिख लो। ओके, यस टीचर। फिर ये आपने लिख दिया कि वो किस तरह हेल्प करता है। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन, अब जिस तरह इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा हुआ है ना पेपर में, अगर इस तरह आ जाए तो दो लाइन में आप पहले बताओगे कि मैकेनिकल एडवांटेज, वो इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, वो क्या काम करता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो लाइन में बता दो और उसके बाद इस पे आओ। ठीक है, गॉट इट? यस टीचर। वैसे आपने अच्छा, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के बिल्कुल भी मार्क्स ना कटे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है उसकी साइकी कैसी है। अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मेरा होगा कि जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ बच्चा वैसे पेपर अटेम्प्ट करे। और सिंध बोर्ड में और यस। आप लोगों के बोर्ड में इसमें प्रेजेंटेशन, एक बोर्ड होता है फेडरल बोर्ड, उसमें ये होता है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, उसमें आप अगर एक लाइन भी सही रीजन दे दो ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, उसमें ये प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं मैटर करती। लेकिन आप लोगों के बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, और राइटिंग तो आपकी अच्छी है, उसका तो हमें कोई वो ही नहीं है। अब ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल पुली। अब सिंपल पुली है ना, तो पहले आप सिंपल पुली का थोड़ा सा बता दो, फिर हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल पुली, और फिर उसके बारे में बताओ। ठीक है, यस टीचर। व्हाट टाइप ऑफ बाय अ फिक्स बोथ टाइप ऑफ पुली आर यूज, ये तो है ही, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी सही है। ओके, देन आपके पास ये प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स में ये तो आपने कर दिया ना, डेटा और सॉल्यूशन, या तो आप डेटा और सॉल्यूशन की हेडिंग डाल रहे हो या गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन की हेडिंग डाल रहे हो, सही है। लेकिन जब आप आंसर कर रहे हो ना, अगर डेटा और सॉल्यूशन की भी हेडिंग डाल रही हो ना, तो लास्ट हेडिंग रिजल्ट की डालो। ठीक है, और फिर उसमें ना यस टीचर। वर्डिंग में लिखो जो जो उसने आपसे पूछा हुआ था ना, उसने आपसे क्या पूछा था, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली लिखा था, तो आप इस तरह लिखो, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली इज दिस, और इस तरह एफिशिएंसी ऑफ द पुली इज दिस। ठीक है, स्टेटमेंट करके लिखो रिजल्ट में। ओके, यस टीचर। ओके, और ये शॉर्ट एब्रीवेशन एमए वगैरह ये सब नहीं यूज करनी। ओके, तो बाकी सारी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं उसमें, बस यही चीज है। ओके, बाकी अच्छा था आपका। ओके, तो आपको अपनी यस मिस्टेक्स मैम। वगैरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम जब दूसरी असाइनमेंट, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, तो मुझे पता है मेरे बच्चे का उसमें दिखेगा, है ना? यस मैम। ओके, ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली हमारा आज सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए हैं। बीट्स का है और अल्ट्रासोनिक वेव्स है। उसके बाद दोबारा से जो है आपका वही रिपीट किया हुआ है, इंटरफेरेंस वगैरह और प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, वो बिल्कुल वैसे ही है। तो वो एक दफा आप खुद भी रीड कर लेना, तो वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड।
तो आइडिया है कुछ इंटरफेरेंस क्या होता है? आई थिंक मैं पहले पहले वाला डॉक्यूमेंट बंद कर दूं क्योंकि वो फिर दूसरा खुल नहीं रहा। तो आइडिया है बीट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएशन ऑफ साउंड। वेरिएशन, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ साउंड ना। हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे पास बीट्स का होता है। हमने इंटरफेरेंस में ये देखा था कि आपकी जो दो साउंड वेव्स होती थी उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती थी, सेम डायरेक्शन होती थी और वो सुपर इम्पोज हुआ करती थी। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। यस मैम। बार बार आप ही का खुल रहा है। मैंने इसीलिए पीडीएफ बना लिया क्योंकि पता है पेजेस आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर पता नहीं लगता और वो दोनों का नेम भी वगैरह सेम सेम है। लेकिन अब हम खोल लेंगे उसे। ठीक है, हमारे पास खुल गया है। अब हमें क्या देखना है? हमें ये बीट्स का देखना है। अच्छा, ये बिल्कुल रिलेटेड है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में हमने क्या देखा था कि आपकी जो दो वेव्स होती थी वो सुपर इम्पोज होती थी। यही होता था ना, इस पे ऐसे सुपर इम्पोज हो जाती थी। लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी आपके पास कि उसमें आपके पास मैं न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेती हूँ ताकि अच्छा बच्चे मैं आपको म्यूट कर देती हूँ। आपको कोई भी सवाल हुआ तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ लेना। ओके ओके। ओके। अब है आपके पास बीट्स। हम देख लेते हैं ये क्या है। इससे पहले हम एक दफा जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ साउंड होता था। उसमें बेसिकली आपके पास दो वेव्स होती थी। ठीक है, ये दो वेव्स होती थी और हम कहते थे कि ये बिल्कुल सेम इसकी फ्रीक्वेंसी है, सेम डायरेक्शन है, सब कुछ सेम होता था। जब ये आपस में एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती थी तो हम ये क्या कहते थे कि ये आपके पास क्या है? इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल। बीट और इंटरफेरेंस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें आपके पास दोनों जो आपके पास साउंड वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिफरेंट। इंटरफेरेंस में ये था कि इस साउंड वेव की जितनी है उस दूसरे की भी इतनी ही होती थी, सेम फ्रीक्वेंसी होती थी। अगर इसकी 30 हर्ट्ज है तो इसकी भी कितनी होगी? 30 हर्ट्ज। लेकिन बीट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। आपके पास डायरेक्शन भी सेम होगी और भी जितने एम्पलीट्यूड वगैरह वो सब सेम होगा। सिर्फ डिफरेंट क्या आ जाती है? फ्रीक्वेंसी। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट है, कभी हम उसकी ऊंची आवाज सुनते हैं, कभी आहिस्ता सुनते हैं, राइज और फॉल फॉल राइज और फॉल चल रहा होता है। तो ये जो आ रहा होता है ना चेंज ऑफ साउंड, उसकी लाउडनेस में जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली क्या होता है? वो बीट कहलाता है। इसमें भी दो वेव्स जो है आपके पास सुपर इम्पोज होंगी। लेकिन उसमें तो ऐसे सुपर इम्पोज होती थी ना, इसमें सुपर इम्पोज इस तरह नहीं होती। वो हम देखेंगे कि किस तरह होती है। और जो डिफरेंस आ रहा है, सेम सुपर इम्पोजिशन नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपके पास दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? आपके पास दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि जब इस तरह की दो वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी, तो क्या आएगा? आपको राइज और फॉल दिखेगा साउंड में। ये जो राइज और फॉल है ये आपके पास क्या कहलाता है? बीट। ठीक है, ये आपके पास बीट कहलाता है। अभी हम ये सारा देखते हैं, ग्राफिकली भी देखते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि वन बीट, एक बीट कितने के इक्वल होगा, ये तो हमने देख लिया कि राइज और फॉल आ रहा है, लाउडनेस में डिफरेंस आ रहा है, ये आपके पास होता है। तो वन बीट क्या होगा कि जब आपके पास वन राइज और एक फॉल, एक राइज और एक फॉल होगा तो वो क्या होगा? वन बीट इन साउंड इंटेंसिटी। अब ये वन राइज और वन फॉल से क्या मुराद है? मैं ये आपको ग्राफिकली बताती हूँ। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ मेरे पास साउंड वेव पहले राइज हुई, फिर फॉल हुई, फिर राइज हुई, फिर फॉल हुई, फिर राइज हुई, फिर फॉल हुई। तो एक जितना ये राइज हुआ और फिर ये जितना फॉल हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी आपके पास क्या होगी? वन बीट। ठीक है, फिर ये राइज हुआ, ये फॉल हुआ, दोनों को मिला के कितनी हो जाएंगी? ये टू बीट। इसमें भी वन राइज वन फॉल, तो ये कितनी हो गई टोटल? थ्री बीट। तो एक राइज एक फॉल, एक राइज एक फॉल किसके इक्वल है? वन बीट के। ठीक है, ये आपके पास होती है बीट, वन बीट। और अगर मैं बोलूं कि बीट की फ्रीक्वेंसी अगर आपको डिफाइन करनी हो तो बीट की फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करोगे? कि एक सेकंड में आपके पास कितने बीट्स आए। ठीक है,
इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूँ इसका टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड है, तो इसमें कितने बीट्स आ रहे हैं? 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक है जिसमें 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट, और मैं बोलती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कितना है टाइम पीरियड, इसका 1 सेकंड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? क्योंकि मेरे पास 1 सेकंड में 4 बीट्स आ रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 हर्ट्ज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि 1 बीट क्या होता है? 1 बीट 1 राइज और 1 फॉल होता है, और बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में आपके पास कितने बीट्स आए, कितना राइज और फॉल, राइज और फॉल और राइज और फॉल आया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम ग्राफिकली थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास क्या है। ओके बच्चे, अगर मैं कहती हूँ कि मेरी एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, ठीक है, और मैं कहती हूँ दूसरी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसकी साउंड वेव है, इसकी साउंड वेव है 30 हर्ट्ज और इसकी है 32 हर्ट्ज। जब हमारे पास सुपर इम्पोजिशन होता था उसमें तो आपके पास अगर पहली वेव ऐसी थी तो दूसरी वेव ऐसे करके बनती थी, हाँ? ये होता था सुपर इम्पोजिशन। लेकिन इसमें क्या होता था, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है तो दूसरी वेव की भी फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी? 30 हर्ट्ज। लेकिन मुझे पता है कि इसमें आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? 30, और इसमें आपके पास है 32 हर्ट्ज। तो इसकी सुपर इम्पोजिशन इस तरह नहीं होती, इसकी सुपर इम्पोजिशन होती है थोड़ी डिफरेंट वे में होती है। और ये क्यों डिफरेंट वे में हो रही होती है? क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ये आपकी बुक में भी अब बहुत अच्छे से ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है, इस तरह है। और आपके पास ये क्या होता है, यहाँ पे आके आपके पास 0 हो जाती है, इस तरह करके ये सुपर इम्पोज होता है। तो ये मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये जो आपका साउंड है, यहाँ पे ये सारा क्या हो रहा है? यहाँ पे राइज हो रहा है, इस पॉइंट पे आके क्या हुआ? फॉल हुआ, और उसके बाद दोबारा क्या हुआ आपके पास? राइज हुआ। तो मैं अगर इसे अपना ट्राइंगल वे में बताऊं तो ये आपके पास क्या हो रहा है? राइज हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर राइज हुआ, यही है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक राइज हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक राइज हुआ, फिर यहाँ पे क्या आ गया? फॉल, ये वाला फॉल आ गया, और फिर ये जो हो गया राइज हो गया। और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हमें पता लग गया, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा होता है? ऐसा हो रहा यूं होता है कि जब आपके पास, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई रेडियो लगाया, अक्सर हम लोग देखते हैं कि अचानक से तेज आवाज आती है, फिर आहिस्ता आ जाती है, ये क्यों हो रहा होता है? या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी लाउडनेस में डिफरेंस आ रहा होता है, ऐसा क्यों हो रहा होता है? ऐसा यूं यूं हो रहा होता है कि लाउड साउंड आपको तब सुनाई देता है जब दोनों वेव का क्रस्ट क्रस्ट पे आता है, ठीक है। और जो फॉल साउंड है, जो कम साउंड है, वो तब सुनाई देता है जब आपका क्रस्ट और ट्रफ आपस में सुपर इम्पोज होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मुझे पता है ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट आपके पास क्रस्ट कहलाता है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट आपके पास ट्रफ कहलाता है, ठीक है। इस वाले केस में, इन दो वेव्स के केस में ये है, इन दोनों में दोनों क्रस्ट क्रस्ट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? क्रस्ट और क्रस्ट आ रहा है, ठीक है। जब दोनों के क्रस्ट और क्रस्ट सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो आपको क्या सुनाई देगा? लाउड साउंड। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका क्रस्ट आ रहा है और इसका यहाँ पे ट्रफ आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा आपके पास? आपको थोड़ा कम साउंड सुनाई दिया जाएगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो क्रस्ट ट्रफ पे आ गई है तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होता है वो डिस्ट्रक्टिवली हो रहा होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली हो रहा होता है। इसीलिए जो है वो आपको कभी हाई पिच साउंड सुनाई देता है, कभी कम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देता है। जो सुपर इम्पोजिशन वाला प्रिंसिपल था, इसमें क्या होता था? हमेशा क्रस्ट क्रस्ट पे आएगा, ट्रफ ट्रफ पे आएगा, क्योंकि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे हैं। सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैं अगर कहूँ कि मेरे पास एक वेव इस तरह की है और एक वेव इस तरह की है, तो इसकी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इस केस में क्या देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक क्रस्ट खत्म हुआ है, और यहाँ पे इसके कितने? 1 2 3 3 क्रस्ट आ गए, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है ना, तो एक दो क्रस्ट का डिफरेंस आता है। इसलिए जो है जब आपका क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा तो आपको लाउड साउंड सुनाई दिया जाता है, और जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आता है तो आपको
चेंज साउंड आवाज हो जाती है, इंटेंसिटी लेवल में लाउडनेस की डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा बच्चे आपको कि क्यों आपके पास कभी राइज और कभी फॉल साउंड सुनाई दिया जा रहा है। आपकी बुक में जो कॉन्सेप्ट है वो बस यहीं तक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक साउंड वेव है वो 30 हर्ट्ज की है, और जो दूसरी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है वो 32 हर्ट्ज की है, और मैं कहती हूँ इसमें से आप मुझे बताओ कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बीट फ्रीक्वेंसी हमने ये देखा ना 1 सेकंड में कितना, तो सिंपली आपको इसमें क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 डिफरेंस है ना, 32 माइनस 30, 2 का डिफरेंस है ना, तो जितना डिफरेंस होगा उतनी उसकी क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी। इसमें बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है और दूसरे की 256 हर्ट्ज है, तो इसमें कितनी होगी बीट फ्रीक्वेंसी, जल्दी से बताओ बच्चे। हाँ, तो ये बेसिकली हम इस तरह भी जो है आपकी बीट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है 2 टर्निंग फॉर्क्स के, आई गेस वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा इसका हवाला दे देती हूँ। ट्यूनिंग फॉर्क हम लोगों ने पहले भी देखा था। आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, इस तरह का होता है, और ये बेसिकली क्या करता है, साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। ये साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, ये वाइब्रेट करता है ना, जब भी इसको किसी रबर वगैरह के साथ टकराया जाता है तो क्या होता है, इसकी मीन पोजीशन से मूवमेंट होती है, या यूं होती थी या यूं होती थी, ठीक है। तो यही है आपके पास। अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास दो ट्यूनिंग और इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है, तो ये मैं ये कहती हूँ कि आप कंसिडर करो कि आपके पास टू ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, और आप इसे हिट कर रहे हो, किसी चीज के साथ भी हिट कर रहे हो, तो मुझे पता है कि ये क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे। मैं कहती हूँ कि अगर ये ए है और इसकी फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज है, और ये बी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, ठीक है। तो आप मुझे ये बता सकते हो, ये जो आपके पास हर्ट्ज है ना, ये आपको ये भी बता रहा होता है कि ये एक सेकंड में कितनी दफा वाइब्रेशन करेगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज है, तो मुझे ये पता लग रहा है इस इंफॉर्मेशन में कि ये एक सेकंड में कितनी दफा वाइब्रेट करेगा, 32 टाइम्स वाइब्रेशन करेगा। इसी तरह अगर इसकी 30 हर्ट्ज है, तो ये एक सेकंड में कितनी वाइब्रेट करेगा, 30 वाइब्रेशंस देगा, मतलब 30 दफा जो है ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, आवाज आएगी इसमें से, ठीक है। वाइब्रेशन की वजह से ही, डिस्टरबेंस की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता था, ये हम कर चुके हैं। अब हम इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। अलग अलग हम इस तरह देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि एक सेकंड है, इसके आप चार पार्ट्स कर दो, चार हिस्सों में डिवाइड कर लो, तो ये ऐसे डिवाइड होंगे, 1t/4 चौथाई हिस्सा, 2t/4, 3t/4 और 4t/4, इसी तरह होंगे ना। और क्योंकि ये 32 है, तो मैं फर्स्ट में इसको डिवाइड करती हूँ 8 टाइम, 8 8 8 8, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 8 8 16, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 24, और यहाँ पे हो जाएंगे 32, ऐसे ही होगा ना। इसी तरह अभी आपके पास 30 है, तो इसको मैं 4 हिस्सों में किस तरह हाफ कर सकती हूँ, 7.5, ठीक है। इसी तरह मैं कहती हूँ कि इसके भी मैंने चार हिस्से किए, ये आपके पास आ गया 2t/4, ये आ गया 3t/4, ये आ गया 4t/4, इसके मैं 7 इंटू हाफ का कर सकती हूँ। जब आप इन सबको प्लस करोगे, मैं करके दिखा देती हूँ आपको, तो आपके पास 30 आएंगे। 7/7.5 आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 15, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 22 पॉइंट हाफ, और ये आपके पास हो जाएगा 30। यहाँ तक समझ आया बच्चे? अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, हमने दो ट्यूनिंग फॉर्क लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग थी, और मुझे पता है कि जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एक सेकंड में वो उतनी वाइब्रेशन देगा, ठीक है। और इसको आपने क्या किया, चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये आपके कोर्स में नहीं है, अगर नहीं भी समझ आ रहा तो इतना मसला नहीं है, ठीक है। अब बच्चे पता है क्या होता है इसमें, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी चेंज है, मुझे ये देखना है कि इसमें राइज और फॉल का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, ठीक है। राइज और फॉल का कॉन्सेप्ट आपके पास ये आ रहा है कि जब आपके पास इस वाले केस में आपके पास वेयर फ्रैक्शन होता है, और इस वाले केस में आपके पास कंप्रेशन होता है। अभी आपको ये इसकी बहुत डिटेल है कि यहाँ पे कंप्रेशन क्यों होता है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन क्यों होता है, हम यहाँ पे नहीं करते। आपके लेवल पे समझाने के लिए मैं ये कह देती हूँ कि जहाँ पे 0.5 का
आ रहा है ना, वहाँ पे समझ लो रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ पे 0.5 वाला नहीं आ रहा है, डेसिमल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कंप्रेशन। यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ पे भी कंप्रेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन। तो याद रखना बच्चे, जब आपके पास दोनों जगह कंप्रेशन कंप्रेशन होगा, तो आपके पास क्या साउंड प्रोड्यूस होगा, आपके पास राइज साउंड प्रोड्यूस होगा। और जब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होगा, तो आपके पास फॉल आएगा। अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट से भी देखें कि एक में एक चीज आ रही है, दूसरे में दूसरी चीज आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो उसमें जो साउंड आता है वो फॉल साउंड आता है। जब दोनों सेम होंगे तो तब क्या आता है, राइज साउंड होता है। तो जो आपके पास इस तरह होता है, ये बेसिकली होता है पूरा प्रोसेस। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी और मजीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं बता रही थी कि आपको इस तरह ये जो है आपके पास राइज और फॉल का आ रहा है, ठीक है? इस केस में क्या होगा आपका, जब कंप्रेशन कंप्रेशन आ रहा है तो क्रस्ट के ऊपर क्या आएगा, क्रस्ट और क्रस्ट हमने किया था ना, क्रस्ट और क्रस्ट आता है तो आपके पास क्या होता है, क्रस्ट के ऊपर अगर क्रस्ट आएगा तो आपके पास क्या आता है, राइज आता है। और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा तो भी राइज आएगा। लेकिन अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा तो आपके पास क्या होगा, फॉल होगा। यहाँ तक समझ आया बच्चे? थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट था। और आपकी बुक में ये सारा नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ ये है कि दो साउंड्स हैं, और एक की फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, ठीक है? क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो कभी आपको राइज साउंड सुनाई दिया जाएगा, कभी फॉल, कभी राइज, कभी फॉल, ठीक है? तो बस यही फिनोमिना जो है आपके पास, कि कभी वो हाई साउंड प्रोड्यूस करे, कभी लो साउंड प्रोड्यूस करे, कभी हाई कभी लो। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, बीट का कॉन्सेप्ट। आपकी बुक में सिर्फ इतना है, ट्यूनिंग फॉर्क और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने बीट्स हैं, ये सारा नहीं है आपका, ठीक है? देन वी आर हैविंग, ये आपका एक थ्योरी नुमा टॉपिक है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ पे यूज होती हैं। तो बच्चे, हम लोगों ने जब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ी थी, तो ह्यूमन एयर की पर्टिकुलर एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है जितना वो सुन सकता है। जब उस फ्रीक्वेंसी से आपका एक्सटेंड कर जाता है तो वो वेव्स क्या कहलाती हैं, ऑडिबल रेंज जितनी भी है आपके, कितनी थी बच्चे, जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में। तो उससे जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, वो वेव्स क्या कहलाती हैं, वो वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। हाँ, ठीक है। और ये डिफरेंट वेव्स वगैरह में यूज होती हैं, ये आप पढ़ लेना, डायग्नोस वगैरह करने के लिए, मतलब मेडिकल वगैरह में आपके पास यूज होंगी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ये किस तरह यूज हो रही होती हैं, ये इस तरह यूज हो रही होती हैं कि ये तो हमने देख लिया। मेडिकल में किस लिए यूज हो रही हैं, डायग्नोस वगैरह करने के लिए, एक्सरे वगैरह में ये आती हैं, ठीक है? तो ये मेडिकल हो गए। इसी तरह इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल में ये कहाँ यूज हो रही होती हैं, लाइक फिजिक्स में। फिजिक्स में बेसिकली जो आपकी डेप्थ होती है ना, कितनी सी की है, उसको फाइंड करने के लिए ये वेव्स वगैरह आपकी यूज हो रही होती है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, इस वजह से आप फाइंड कर सकते हो। इसी तरह आपकी रडार वगैरह के लिए यूज हो रहा है, रडार भी यही होता है कि जो डेप्थ फाइंड करता है, लेकिन वो सी की नहीं कर पाता, ठीक है? तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम लोग सोनार यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ठीक है? और ऑब्जेक्ट की लोकेशन वगैरह और ये सब भी चीजें हम इसकी मदद से कर सकते हैं। और कुछ और एप्लीकेशंस लिखी हुई है कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लिक्विड को भी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास होती है बहुत ज्यादा हाई, तो उसकी मदद 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 से आपके जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो। इसी तरह एक्सरे वगैरह में भी यूज हो रही होती हैं। तो ये डिफरेंट आपकी एप्लीकेशंस हैं, ये क्लीनिंग वगैरह में भी यूज हो रहा है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, मे बी पॉसिबल के 3 मार्क्स में आ जाएँ कि यूजेस आपको बतानी हो अल्ट्रासोनिक की मेडिकल फील्ड में। और सोनार के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोनार किसके लिए यूज़ होता है। तो बच्चे, कोई क्वेश्चन अभी तक? मैं आपका माइक खोल देती हूँ। हाँ, कोई सवाल अहमद?